Hello my dear children, welcome back to the channel Connect to Commerce. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। पार्ट 1 में हम 7 प्रिंसिपल्स जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग प्रिंसिपल्स अब हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले तो ऑर्डर जो है उसको कई डिफरेंट मीनिंग्स में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल में ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं लेना है आपको। कमांड जैसे कहते हैं ना कि इसने इसको ये ऑर्डर दिया तो वो कमांड, तो ये कमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉर पीपल एंड थिंग्स। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का और सामान का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। बच्चों, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं ये सारे एक्चुअली हमारे रियल लाइफ से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आप कोरिलेट करें किसी भी प्रिंसिपल को तो आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल तो हम घर में भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी तरह से हर चीज का और लोगों का दो ही तरह के रिसोर्सेज यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दो तरह के ऑर्डर की इसमें बात की गई है, अरेंजमेंट फॉर पीपल एंड थिंग्स। जो लोगों के अरेंजमेंट से रिलेटेड ऑर्डर की बात की गई है उसको कहते हैं सोशल ऑर्डर, और जो चीजों से रिलेटेड ऑर्डर की बात की गई है वो कहते हैं मटीरियल ऑर्डर। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप घर में देख सकते हैं, जैसे ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है। तो ये सब ऑर्डरली अरेंजमेंट्स होते हैं कि किस तरह से अलग अलग स्पेसेस डिवाइडेड हैं और उन स्पेसेस के सामान भी फिक्स होते हैं कि इस जगह पे हमें यूटेंसिल्स रखते हैं किचन में, ड्राइंग रूम में जो है वो सोफा वगैरह रखा जाता है, बेडरूम में बेड रखे जाते हैं। तो इस तरह के हम घरों में भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं सामान का और लोगों का। तो इसी तरह के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की बात की गई है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्डर एंड मटीरियल ऑर्डर। अब उसके लिए सोशल ऑर्डर के लिए क्या बताया गया है कि देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीवन। हर एक के लिए ही और शी जो भी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड स्पेस होना चाहिए एंड शुड बी अवेलेबल एट दैट स्पेस। दोनों चीजें होनी चाहिए। मान लीजिए हमने तय तो कर दिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। जैसे आपके स्कूल में होता है, बोर्ड्स लगे होते हैं प्रिंसिपल्स रूम, या आपकी क्लासरूम के लिए होता है कि 12th A, 12B, 12C। तो सबको पता होता है कि स्टूडेंट्स ऑफ 12th A, ऑल द स्टूडेंट्स विल सिट इन दिस रूम, द अनदर सेक्शन विल सिट इन अनदर रूम। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है सोशल ऑर्डर का इन योर स्कूल। सो इन द सेम वे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ऑर्डर का मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा है पर्सन, उसको पता होना चाहिए कि उसका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर है और जो भी उसके ड्यूटी आवर्स है उसमें वो उसी जगह पर अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह से है देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीथिंग। ये बात करता है मटीरियल ऑर्डर का। हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए एंड इट शुड बी अवेलेबल एट दैट प्लेस। इसका मतलब कि इतने सारे फिजिकल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, फर्नीचर है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में उन सब चीजों का एक प्री डिटरमाइंड प्लेस होना चाहिए और फिर वो वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी वर्कर को कोई मशीन रिपेयर करने की जरूरत पड़ी तो उसे पहले तो टूल बॉक्स की जरूरत पड़ी। तो अब वो टूल बॉक्स की अगर उसको पता हो कि टूल बॉक्स उस रूम में उस अलमीरा में रखा हुआ है तो वो सीधा वहां से जाएगा और वहां से टूल बॉक्स ले लेगा। और अगर उसको फिर किसी सुपरवाइजर की जरूरत पड़ रही है, उससे कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसको ये पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर उस वाले फ्लोर पे इस नंबर रूम में अवेलेबल होगा, वो वहां जाके उससे कांटेक्ट कर लेगा। तो ये एग्जांपल है सोशल और मटेरियल ऑर्डर का, और वो वहां पर मिलना भी चाहिए। मान लीजिए अगर वर्कर, किसी एक डिपार्टमेंट का वर्कर टूल बॉक्स लेकर आए और वो फिर वहीं पे छोड़ दे और उसको वापस ना रखे, तो जब कोई दूसरे डिपार्टमेंट का वर्कर वहां पर टूल बॉक्स लेने जाएगा और उसको नहीं मिलेगा, सो इट मींस कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? तो कॉज क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे कॉज हो गया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और उसके इफेक्ट्स क्या हो गए? नो टाइम वेस्टेड इन लोकेटिंग थिंग्स एंड पीपल। टाइम बचेगा हमारा, लोगों को सामान को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी। सो ऑर्डर प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट टू ऑर्डर, social order and material order. If these two orders are found in the organization,
it will have a lot of discipline, it will have a systematic working, and it will save the time in locating things and persons. Let's start another principle, that is remuneration. Remuneration का क्या मतलब होता है बच्चों? Remuneration का मतलब होता है consideration for the work done. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, डेफिनेटली दे गेट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. अब इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. दो ही तरह की पार्टीज हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर रेम्यूनरेशन देता है और एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन मिलती है. तो आप अपने ऊपर रखकर देखिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह की रेम्यूनरेशन सेटिस्फाई करेगी. वही यहाँ पे बताया गया है कि रेम्यूनरेशन जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए. इक्विटेबल का मतलब कि किसी को एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए. इट शुड प्रोवाइड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उससे कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉय का सेटिस्फाई हो. जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है रेम्यूनरेशन के बारे में उनको ध्यान में रख के रेम्यूनरेशन देनी चाहिए. जो पर्सन की कैपेबिलिटीज है उसको ध्यान में रख के रेम्यूनरेशन देनी चाहिए. या जो वेजेस उसी तरह के लोगों को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है उसको ध्यान में रख के रेम्यूनरेशन दी जाए. तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो फेयर रेम्यूनरेशन के बताए गए हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉइज. इनको नोट कर लीजिए. आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन कैन द रेम्यूनरेशन बी कंसिडर्ड एज फेयर फॉर द एम्प्लॉइज. तो अगर उसमें ये सारे फीचर्स हैं तो वो फेयर फॉर द एम्प्लॉइज है. और एम्प्लॉयर के लिए वो कब फेयर होगी? व्हेन इट इज विद इन द पेइंग कैपेसिटी. क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर अपने रेवेन्यू से ज्यादा तो रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता है ना. तो विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर होनी चाहिए, तो वो फेयर मानी जाएगी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगेन there is a conflict between the management and the workers regarding the remuneration. Workers always want more and more salaries and management does not want to give them. So this should be avoided in the organization. If management has the paying capacity, they should give it within the paying capacity. And for the employees, if they get such type of a remuneration, they feel happy and satisfied. तो अगर fair remuneration होगी, उसके effects क्या होंगे? There will be no employees turnover. No turnover का मतलब होता है कि organization से employees का बार बार organization को छोड़कर जाना. तो ऐसा वो बार बार छोड़कर नहीं जाएंगे, तो no employees turnover. It will be the source of motivation for the employees, क्योंकि जब employees को अच्छी remuneration मिलेगी तो उनके लिए वो एक मोटिवेशन का सोर्स बनेगी कि वो उससे हाई मॉरल फील करेंगे और वो कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो कंजीनियल होगा. तो रेम्यूनरेशन क्योंकि बेसिक रीजन होता है जिस वजह से कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो उसका फेयर होना बहुत ही जरूरी है. ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को करते हैं. 3 प्रिंसिपल्स एस से स्टार्ट होते हैं, उन तीनों को अब स्टार्ट करते हैं. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट. ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे गोल्स हैं या टारगेट्स हैं. तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके अपने कुछ पर्सनल टारगेट्स होते हैं अचीव करने के जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं. लेकिन डेफिनेटली हमेशा यही बताया जाता है कि उनको टीम वर्क में काम करना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन करी है उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. तो सबऑर्डिनेशन का मतलब नीचे रहना चाहिए. क्या नीचे रहना चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और ऊपर क्या रहना चाहिए? ग्रुप इंटरेस्ट. तो इसमें ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑलवेज प्रायोरिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी शुड सुपरसीड इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप, कि किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट या ग्रुप इंटरेस्ट से ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए. देखो, अगर ग्रुप इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिल्कुल सिमिलर ही हो तब तो कोई परेशानी नहीं आएगी. लेकिन ज्यादातर कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं. ग्रुप गोल्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स अलग होते हैं, और कहीं पर भी मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि कोई ग्रुप या कोई डिपार्टमेंट अपने जो गोल्स है या अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को वो निग्लेक्ट कर रहा है, तो तभी तुरंत मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? रिकंसाइल करना चाहिए इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ.
तो ऐसा रिकंसिलिएशन इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में ही इस्तेमाल हो। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए काम करती है, वो उन्हीं से रिसोर्सेज लेती है और उन्हीं को लौटाकर कुछ देना होता है। तो अगर वो किसी के भी इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। और इसके लिए ये भी बताया जाता है बच्चों कि कोई भी जो मैनेजमेंट है ना, पहले तो उसे खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर कोई मैनेजमेंट मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स अपने इस्तेमाल में यूज कर रही है, मान लीजिए कि उनकी बैलेंस शीट में 3-4 गाड़ियां हैं जो दिखा तो रखी हैं कि वो कंपनी की गाड़ियां हैं, लेकिन वो उससे अपने आप ही पर्सनल अपनी फैमिली को लेके घूम रहे हैं, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर खुद ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का मिसयूज कर रहा है। जब वो खुद ही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है तो उसके वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या फॉलो करेंगे? वो भी यही करेंगे कि अपने ऊपर ही ध्यान देंगे। या कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई हेड है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है लीस्ट पॉसिबल जो है वो कॉस्ट पे। तो उसने कोटेशंस ली बहुत सारे सप्लायर्स से, और किसी ने मतलब 100 रुपीज के हिसाब से कोटेशन दी, किसी ने 90 रुपीज के हिसाब से दी, किसी ने जो है वो 95 के हिसाब से दी। लेकिन अब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ये होनी चाहिए कि जहां से सबसे अच्छी और मिनिमम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिल रहा है वो खरीदे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो ऐसा करता है कि कोई 100 रुपए का जो बेच रहा है सामान, वो उसका रिश्तेदार है, वो सिर्फ इसी वजह से उससे खरीदता है क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, तो इसका मतलब वो अपने पर्सनल किसी को फेवर देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहा है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम प्लेस कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अपने फायदे के लिए कुछ करते हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है, और ऐसा अगर मैनेजमेंट को पता चलता है तो मैनेजमेंट को जल्दी से उसको ठीक करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हैं और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मैच करें। और उससे इफेक्ट्स क्या होंगे? जो ग्रुप गोल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो टाइमली अचीव होंगे और पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन होगा हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, रिकंसिलिएशन होगा इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So I hope with this you very well understand that how it is important that all the people working in the organization, they should always give priority to the interest of the organization, and when they do so na, automatically they will be able to achieve their individual goals as well. Next in my list is the principle of stability of tenure of personnel. कहीं कहीं पर ये दिया होता है stability of personnel ही दिया होता है, लेकिन जो इसका प्रॉपर नेम है वो stability of tenure of personnel है। तो अब इसमें क्या क्या वर्ड्स है? सबसे पहले तो tenure का मतलब आपको पता होना चाहिए। tenure का मतलब टर्म ऑफ सर्विस, मतलब जितनी ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो उसका tenure कहलाता है। और personnel मतलब people, all the employees working in the organization। और stability of tenure का मतलब कि जो टर्म ऑफ सर्विस है, जितनी ड्यूरेशन के लिए लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, वो बार बार बदलनी नहीं चाहिए। इसका मतलब कि एम्प्लॉयज वंस सेलेक्टेड शुड बी केप्ट फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। देखो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने के लिए, एक रिगरस प्रोसीजर होता है, उसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, सब चीजें लगती हैं। तो जब एक बार एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया तो एक पर्टिकुलर स्टेबल ड्यूरेशन के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए उनको सेलेक्टेड ही रखना चाहिए। ये इस प्रिंसिपल में बताया गया है। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, बार बार एम्प्लॉयज को ट्रांसफर या टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। गिव एम्प्लॉयज रीजनेबल टाइम टू शो देयर टैलेंट्स, टू शो देयर रिजल्ट्स। एम्प्लॉयज के पास कुछ अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक बेसिक मिनिमम टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। जब भी बच्चों आप क्वेश्चंस लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चंस के, तो इसी तरह पॉइंट्स बना के हमेशा से लिखना कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर सजेस्टेड इन दिस प्रिंसिपल। तो ये आप पॉइंट्स में लिखेंगे कि एम्प्लॉयज को एक बार सेलेक्ट करने के बाद नहीं हटाया जाए, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए, उनका बार बार ट्रांसफर टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी,
हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ अच्छी सैलरी या कंपनसेशन नहीं चाहिए होती है, उसको एक सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। जब हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स करे थे तो उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग सोशल एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो सोशल नीड्स होती हैं उसमें से एक नीड होती है जॉब सिक्योरिटी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा तो एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, एम्प्लॉयज को सफिशिएंट टाइम मिलेगा टू प्रूव देमसेल्फ। अगर मान लीजिए किसी को हमने एम्प्लॉय करा और उसको बिल्कुल 1-2 महीने बाद ही हमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया या उसको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया, तो इसका मतलब हमने उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। ये दोनों जो बेनिफिट्स हैं ये है एम्प्लॉय के लिए, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा। सेविंग ऑफ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा, इतने सारे पैसे खर्च करे, रिक्रूटमेंट में उसके पैसे खर्च करे, सिलेक्शन में करे, उसको ट्रेनिंग दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और उसको एम्प्लॉय करने के बाद हम थोड़े टाइम बाद हटा देते हैं, फिर किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए फिर से वही सब चीजें करते हैं, तो बार बार रिसोर्सेज और एनर्जीज वेस्ट होंगी। तो ऐसा अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा तो वो एनर्जीज बच जाएंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या ये सारे कॉस्ट बच जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज और गुडविल है वो भी बढ़ेगी किसी भी दूसरी सोसाइटी के बीच में, क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों को बार बार हटा दिया जाता है तो उसकी अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी लंबे टाइम के लिए उनको सेलेक्ट किया जा रहा है तो वो जब हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करते हैं तो वो यही जो मैसेज बाहर फैलाते हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब कि एम्प्लॉयज को फिक्स ड्यूरेशन के लिए, स्टेबल टाइम के लिए अपॉइंट करना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसमें कि ज्यादातर तो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के फायदे ही होते हैं। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से एक नुकसान भी होता है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, और वो क्या है कि जब एम्प्लॉयज को पता होता है ना कि हमें टर्मिनेट कर ही नहीं सकते हैं या हमें निकाल नहीं सकते हैं इससे पहले, तो वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, दे बिकम लिथार्जिक, दे बिकम लिथार्जिक। तो उनकी जो काम करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी कभी इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का। अदरवाइज कुछ तो सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जैसे रिटायरमेंट है, डेथ है, उसमें तो आपको एम्प्लॉय को हटाना ही पड़ेगा, प्रमोशन है। लेकिन अगर वो सर्कमस्टांसेस ना हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। बच्चों, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत ही ध्यान से एक एक जो लाइन है या सेंटेंस या कीवर्ड आप ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। पहले तो सबसे पहले प्रिंसिपल का मीनिंग तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्केलर चेन का मीनिंग क्या होता है। चेन मीन्स कनेक्टिविटी और स्केलर चेन मीन्स द चेन ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा आपके लिए। इस डायग्राम को आप बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं विद द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट वी हैव डन। मान लीजिए ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है और लास्ट में ये वर्कर्स हैं। तो इन सब की मैंने ये एक चेन बना दी सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स की, और लेवल जो टॉप लेवल के जो 2 लाइंस ऑफ अथॉरिटी मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये देखिए, ये यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं। तो इस 2 लाइंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस है इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एवरी कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड पास थ्रू फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है। इसका मतलब जो डी वर्कर है उसका सुपीरियर है सी, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का डिपार्टमेंटल हेड है बी, और बी का टॉप मैनेजर जो है वो है ए। इसी तरह से उसी ए के अंडर एक दूसरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में बी के लेवल पे ही एक अनदर पर्सन है ई, वो जो है वो मिडिल लेवल पे है, एफ जो है वो लोअर लेवल पे है, और जी जो है वो वर्कर्स की कैपेसिटी रखता है यहाँ पर। तो यहाँ ये बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई कम्युनिकेशन फ्लो हो वो उस फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बाहर फ्लो नहीं होनी चाहिए, उसी लाइन ऑफ अथॉरिटी में वो फ्लो होनी चाहिए। रीजन क्या बताया गया है ये अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी दिख रही हैं। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई। दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई ए टू ई,
E2F एंड F2G। तो ये जो दो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है इसमें कम्युनिकेशन फ्लो होनी चाहिए। तो सपोज के D को कोई कम्युनिकेशन G तक पहुंचानी है, कम्युनिकेशन फ्रॉम D टू G, तो यहाँ पे वो आप डायग्राम में कैसे दिखाएंगे कि D जो है वो डायरेक्ट G से या F से या E से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बात नहीं कर सकता है। D सिर्फ अपने सुपीरियर से बात करेगा, वो फिर अपने सुपीरियर से बात करेगा, फिर वो अपने सुपीरियर से बात करेगा। अब इसी के अंडर एक दूसरा डिपार्टमेंट है, अब A जो है वो E से कम्युनिकेट करेगा, E जो है वो F से कम्युनिकेट करेगा और F जो है वो G से कम्युनिकेट करेगा। दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कि कोई भी कम्युनिकेशन जो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में होनी है, चाहे लेवल सेम भी हो या लेवल अलग अलग हो, लेकिन फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को वायलेट करके वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन होगा। हालांकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक होता है टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्लियर रिलेशनशिप के लिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी के लिए इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने लिखकर बताया, आप ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है कि इफ D हैज टू कम्युनिकेट विद G, then D will communicate with C, C will communicate with B, B to A to E, E to F and F to G। तो ये स्केलर चेन के प्रिंसिपल में सजेस्ट किया गया। लेकिन बच्चों कभी कभी इमरजेंसी भी होती है, सपोज कोई डिसीजन बहुत क्विकली लेना है, इमरजेंसी है और इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने सुपीरियर्स से कंसल्ट कर सकें, तो उस केस में बताया गया है कि D कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद G, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो स्केलर चेन के प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो एक्सेप्शन कब होगा? ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। रेगुलर या डेली रूटीन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, दैट इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। और उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को जो टेक्निकल वर्ड दिया गया है उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लान के बारे में अगर पूछा जाए कि व्हाई इज द सजेशन ऑफ गैंग प्लान इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, बिकॉज in order to avoid the delays in the decision making in case of emergency, gang plank is suggested। और उसमें भी ये सजेस्ट किया गया है कि अगर D को G से कम्युनिकेट करना है या C को F से कम्युनिकेट करना है तो गैंग प्लान हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। दो लोग जो एक ही लेवल पे काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इमीडिएट सुपीरियर से पूछ के। तो D को पहले C से पूछना पड़ेगा और G को पहले F से पूछना पड़ेगा, उसके बाद इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में अलाउड है, नॉर्मल आपको यही कम्युनिकेशन फॉलो करना है। अगर ये स्केलर चेन प्रिंसिपल फॉलो होता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सिस्टम से फ्लो होगा, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी में फ्लो होगा, क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस होंगे कि सबको पता होगा कि उसको किसको रिपोर्ट करना हो, किससे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मिलने हैं। इसका मतलब चाहे वो ए टॉप लेवल पे भी है ना, तो इसके अंडर सब लोग आते हैं, लेकिन ए जो है वो डी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ए जो है वो सी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी सजेस्ट की गई है, जिससे क्या होगा, नो अंडरमाइन ऑफ अथॉरिटी भी होगा। मान लीजिए अगर डी को सी तो कम्युनिकेट कर ही कर रहा है और ए भी कुछ कम्युनिकेट कर दे, तो अब यहां तो डी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो ए भी सबसे टॉप लेवल पे है और सी भी उसका सुपीरियर है, तो अब उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा हुम टू फॉलो। तो यहाँ पे सी की जो है वो अथॉरिटी मेंटेन रहेगी, नो अंडरमाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ सी इफ ए इज नॉट एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू डी। So this is a very important and relevant principle that talks about the flow of communication, कि communication जो है हमेशा formal lines of authority में ही flow होनी चाहिए। I hope it is clear to you। चलिए बच्चों, अब सिर्फ दो प्रिंसिपल्स बचे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम एक ही फ्रेम में एक साथ करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको दोनों प्रिंसिपल अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी और फिर इसको कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है, कमांड का मतलब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कम्युनिकेशन, और उसमें यूनिटी होनी चाहिए।
इसकी टैग लाइन है वन सबॉर्डिनेट वन सुपीरियर, मतलब हर एक सबॉर्डिनेट का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर ओनली, के ऑर्डर्स भी उसको एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए और वो उसी सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एम्प्लॉयज़ की फंक्शनिंग के बारे में बता रहा है कि उसको किससे ऑर्डर मिलेंगे और किसको वो रिपोर्ट सबमिट करेगा टू वन सुपीरियर ओनली। क्यों सजेस्ट किया गया कि इससे किसी भी तरह की ड्यूअल सबॉर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, डबल सबॉर्डिनेशन, डबल सुपीरियर्स नहीं होंगे और क्लैरिटी होगी। ये डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें बताया कि एक सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कि इन दोनों का एक ही सुपीरियर है, तो यहाँ पे इनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, सिंगल सुपीरियर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। उसके अगेंस्ट एक ये डायग्राम है जिसमें सबॉर्डिनेट तो एक है लेकिन सुपीरियर्स दो हैं, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है या सबॉर्डिनेट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको दो अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक पर्टिकुलर सुपीरियर उसके ऑर्डर दे रहा है कि आप फास्ट प्रोडक्शन करिए ताकि पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो। दूसरा सुपीरियर ये ऑर्डर दे रहा है कि स्लो प्रोडक्शन करो ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो अब इस केस में सबॉर्डिनेट के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसके इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो इस तरह का कन्फ्यूजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट किया गया कि सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि जिस तरह से हमने और प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स में देखा है कि स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो अलग अलग सुपीरियर्स होंगे ही होंगे और सबॉर्डिनेट्स को उनसे रिलेटेड सारे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन सेम फंक्शन के अगर दो सुपीरियर्स हो जाएंगे वहाँ पर ये प्रिंसिपल वायलेट होगा। से फॉर एग्जांपल कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके तो आपको सबके कहना मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट की मान लीजिए दो टीचर्स आपकी अपॉइंट हो जाती हैं और एक बिजनेस स्टडीज़ की टीचर पहले दिन आकर बोलती है कि हम चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे और वो उसके हिसाब से आपको होमवर्क भी देंगी, आपको सारे असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स देंगी। और फिर दूसरे दिन जो है वो बिजनेस स्टडीज़ की एक और टीचर आती है, वो कहती है कि मेरे पास 3rd और 4th चैप्टर है, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगी, मैं भी आपको होमवर्क दूँगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ सेम फंक्शन के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सुपीरियर हो सकते हैं, या जो सारे सुपीरियर्स हैं वो सब जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अलग तरह के ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हर एक सुपीरियर से मिलेंगे तो वो एम्प्लॉय के लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि अथॉरिटी मेंटेन रहेगी, उसके बाद कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये भी सुपीरियर ये अलग बात बता रहा है, ये अलग बात बता रहा है, तो अगर वो इसकी बात मान लेगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, इसकी बात मान लेगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, ईगो क्लैशेस होंगे। तो ये ईगो क्लैशेस ना हो, अथॉरिटी मेंटेन रहे, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, उससे क्लैरिटी रहती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड उसका एग्जाम्पल है और उसके इफेक्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बताया जाता है कि वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे टैगलाइन थी वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, यहाँ पे टैगलाइन है वन हेड एंड वन प्लान। वी हैव ऑलरेडी डन के जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं या तो फंक्शंस के हिसाब से बनाए जाते हैं या प्रोडक्ट्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट को बिना हेड के नहीं छोड़ा जा सकता। यही इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए और उस हेड का काम क्या होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंटल प्लान है उसको फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन हिज डिपार्टमेंट शुड बी डायरेक्टेड। Each group of activities having same objectives must have one head। मतलब एक ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो एक जैसा काम कर रहे हैं, उनका एक हेड होना चाहिए और उस हेड का काम क्या होना चाहिए कि उन सबको एक डायरेक्शन में लेकर जाना। तो यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात हो रही थी, यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्या प्रिवेंट होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मतलब
कि अगर हम डिपार्टमेंट्स अलग अलग नहीं बनाएंगे तो जो अगर एक हेड नहीं होगा तो एक्टिविटीज़ रिपीट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि मेरे अंडर ये डिपार्टमेंट है और मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ इस डिपार्टमेंट से करवानी है, तो वो ओवरलैपिंग वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है कि अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्स भी बन रही है, मोटरसाइकिल्स भी बन रही है, स्कूटीज़ भी बन रही हैं, तो इन सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक हेड नहीं होना चाहिए। कार्स के लिए हेड 1, मोटरसाइकिल के लिए हेड 2, स्कूटी के लिए हेड 3। तो अलग अलग हेड्स जो हैं उनको अपने डिपार्टमेंट्स बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिकली पता होंगे, ताकि वो इस डिपार्टमेंट में सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसंट्रेशन होगा, इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे, इसमें सिर्फ स्कूटीज से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे और ये आपस में भी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे कि टीम वर्क रहेगा, इनके अंदर एक टीम बनी रहेगी, इनके एफर्ट्स यूनिफाइड होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि एक जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टीम वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो जैसे एक डिफरेंस में आप टैग लाइन का ले सकते हैं, 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर, यहाँ पे 1 हेड और 1 प्लान। दूसरा डिफरेंस आप ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन का, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है। तीसरा डिफरेंस आप ले सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चौथा डिफरेंस आप ले सकते हैं कि इसका पर्पस है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना और इसका पर्पस है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को रोकना। पांचवा डिफरेंस आप डायग्राम्स की बेसिस पे ले सकते हैं और छठा डिफरेंस आप फिक्स की बेसिस पे ले सकते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपको इन दोनों के अलग अलग मीनिंग भी पता होने चाहिए और कंपैरिजन में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मैंने बच्चों पूरे 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि सारे प्रिंसिपल्स अब क्लियर हो गए होंगे और किस किस सिनेरियो में कंप्लीट आपको हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग पता होना चाहिए, हर एक प्रिंसिपल का आपको जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको कुछ डायग्राम्स पता होने चाहिए या एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स की एक समरी बना के मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी जब हम कंपैरिजन करेंगे टेलर और फेयोल का। और उससे पहले आप दोनों पार्ट्स दोबारा से देख लीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और किसी भी प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी है या डाउट है तो आप आगे बढ़ने से पहले वो मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं साथ साथ उसको क्लियर कर दूं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।